नमस्कार मित्रों, आज तारीख है 18 मार्च रविवार। ये वीडियो है फॉरेन करेंसी के ऊपर, रूपी डॉलर रेट के ऊपर। तो जो अभी रूपी का रेट है 50 रुपया एक डॉलर का। आज़ादी के टाइम एक डॉलर एक रुपया करीब करीब इसी तरह का रेट था और धीरे धीरे रुपी का दाम गिरता गया। मुझे याद है 1980 के आसपास एक रुपी का रेट कुछ 8 रुपये, एक डॉलर का रेट 8 रुपया था। 1991 में कुछ 15 रुपया हुआ और 1991 में मनमोहन सिंह के आने के बाद और गिरा 20 रुपये के पास हुए। उसके बाद निरंतर गिरावट आती है, धीरे धीरे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन आजकल रुपी है वो 45 रुपये और 55 रुपये के बीच रहता है। 55 रुपया एक डॉलर, सॉरी 50 रुपये एक डॉलर के आसपास। अब ये रुपी डॉलर रेट है वो कौन से फैक्टर से डिपेंड करता है। तो वो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो चाहे वो रेट रख दे। गवर्नमेंट को कल आया कि चलो 100 रुपया रख देते एक डॉलर का दाम, तो वो भी मुमकिन नहीं है। गवर्नमेंट कल करे कि चलो 10 रुपया, तो वो भी मुमकिन नहीं है। गवर्नमेंट करना चाहे तो 2-3 दिन, 10 दिन, महीने तक ये रेट टिका सकती है, कोई भी आर्बिट्री रेट। लेकिन एक महीने के बाद गवर्नमेंट की स्टेमिना खत्म हो जाएगी और मार्केट रेट है वो वापस आएगा। मतलब रेट है वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अधिक से अधिक ±5% इधर उधर कर सकती है, और वो भी कुछ दिनों के लिए, महीने 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, साल 2 साल तक नहीं। तो किन फैक्टर पे ये रेट डिसाइड होता है? बहुत सारे फैक्टर है, मैं इंपॉर्टेंट फैक्टर से शुरुआत करूंगा। सबसे बड़ा फैक्टर है कि देश की सेना कितनी मजबूत है। आज डॉलर का जो डोमिनेंस है या पूरे देश, पूरी दुनिया पे जो राज है वो उसकी सेना की वजह से है। कि कैसे सेना, अभी कहा कि इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, अब मैं बोल रहा हूँ सेना के ऊपर। तो इसमें ऐसा है कि पूरी इकोनॉमी है वो सेना पे चलती है। सबसे इकोनॉमिस्ट की टेक्स्ट बुक में वर्ड मिलिट्री आएगा ही नहीं, आप देखोगे, और नेगेटिव सेंस में आता है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए, इस सेंस में आता है। अधिकतर इकोनॉमिस्ट है वो पेड इकोनॉमिस्ट होते हैं। तो लेकिन पूरी इकोनॉमी है वो सेना पे टिकी हुई होती है, और करेंसी तो पूरी की पूरी सेना पे टिकी हुई होती है। कैसे कि जिस देश के पास सेना है वो अपने प्राकृतिक संसाधनों का रक्षा कर पाती है और दूसरे के प्राकृतिक संसाधन हड़प भी सकती है। जैसे अमेरिका की सेना मजबूत है तो उसने सऊदी अरेबिया के तेल के कुएं सारे हड़प लिए, कुवैत के तेल के कुएं हड़प लिए, इराक के तेल के कुएं हड़प लिए, लीबिया के तेल के कुएं हड़प लिए। ईरान के तेल के कुएं या तो नष्ट कर देगी या तो हड़प लेगी, मतलब वहां पे ड्रिलिंग खत्म कर देगी। तेल का कुआं तो नष्ट नहीं होता, जो जमीन के अंदर है तेल है वो तो बचा रहेगा। लेकिन मान लो उसने बम्बार्डिंग करके सारे तेल के ड्रिलिंग बंद करवा दी, तो उसके पास जो तेल है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, सऊदी अरेबिया और कुवैत वो दोनों गुलाम देश है, वो अमेरिका के गुलाम बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया और कुवैत में सेना किसकी? अमेरिका की। यानी जिस दिन सऊदी अरेबिया के शेख ने बोला कि भाई हम आपको आपकी इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उस दिन उनका मर्डर करवा देंगे सेना के द्वारा। तो अमेरिका, कुवैत का तेल किस तरह से अमेरिका की प्रॉपर्टी है कि एक तो वहां पे अमेरिका की कंपनियों को ही कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अमेरिका या ब्रिटेन या फ्रांस, जो भी अमेरिका के पिट्ठू देश है, उनको ही कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। और वो बहुत ही कम रॉयल्टी पे पेट्रोल निकालते हैं। पेट्रोल मान लो इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका की कंपनी $100 में बेचती है, तो निकालने की कॉस्ट होती है मुश्किल से $4-5, और रॉयल्टी सऊदी अरेबिया की या कुवैत की गवर्नमेंट को देंगे $10-20, और बाकी जो $70-80 है वो अमेरिका की पेट्रोल कंपनी का प्रॉफिट हो गया। और जो रॉयल्टी मिलती है सऊदी अरेबिया में से, उसमें भी जो सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस है उनको जो उनके हाथ में पैसा आता है वो उनको जबरदस्ती, चाहे या ना चाहे, अमेरिका के शेयर बाजार या बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ता है। यानी वो पैसा वापस अमेरिका चला गया, और वो यदि नहीं करेंगे तो अमेरिका की सेना उनका नामो निशान मिटा देगी 2 दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर। इसलिए भले ही वो नाम के स्वतंत्र हो, नाम के स्वतंत्र किस सेंस में है कि 1857 के बाद, 1857 के बाद, 1860 के बाद
हिंदुस्तान के अंदर राजा महाराजा थे, लेकिन वो नाम के राजा थे, असल में वो सब के सब अंग्रेजों के गुलाम हो चुके थे। तो इसी तरह से सऊदी अरेबिया और कुवैत वो क्यों अमेरिका के कंट्रोल में है? वो अमेरिका के कंट्रोल में है, उनके गुलाम देश है, क्योंकि अमेरिका के पास सेना है। तो सेना से प्राकृतिक संसाधन बचा सकते हैं और दूसरों के देश के प्राकृतिक संसाधन हड़प भी सकते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों की इकोनॉमी में वैल्यू है। हर एक देश को पेट्रोल चाहिए, हर एक देश को यूरेनियम चाहिए, हर एक देश को लोहा चाहिए, तांबा चाहिए, कोयला चाहिए। तो जिस देश की सेना मजबूत है उसके पास प्राकृतिक संसाधन आते हैं और प्राकृतिक संसाधन की वजह से उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। कि आज आपको मान लो सऊदी अरेबिया का पेट्रोल खरीदना है तो डॉलर चाहिए, कुवैत का पेट्रोल खरीदना है तो डॉलर चाहिए। इराक में तो कुछ साल 2 साल ऐसा हुआ था कि डॉलर के सिवा वहाँ कोई करेंसी ही नहीं थी। मेरे ख्याल से कुछ 3 साल का समय ऐसा रहा कि इराक का पूरा कारोबार डॉलर के ऊपर चलता था, यानी किसी देश को इराक से पेट्रोल खरीदना है तो उसको डॉलर देने पड़ेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन करेंसी को वैल्यू देते हैं और प्राकृतिक संसाधन डिपेंड करते हैं कि देश की सेना कितनी मजबूत है। तो करेंसी की जो वैल्यू है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि सेना कितनी मजबूत है। दूसरा फैक्टर आता है कि उस देश का एक्सपोर्ट कितना है। अब जब करेंसी की बात आती है तो पहले ये देखिए कि इस बात का कोई महत्व नहीं रखता कि $1 बराबर 50 रुपया है, $1 बराबर 500 रुपया है, $1 बराबर 5 रुपया है। वैसे देखो तो $1 बराबर 100 यान है जापान के। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जापान की इकोनॉमी हमसे आधी है या आधी कमजोर है या हमारी इकोनॉमी जापान से डबल मजबूत है। येन का आप रेट निकालो इंटरनेशनल मार्केट में, येन है वो हमेशा 100 के आसपास रहा है काफी लंबे समय से, $1 बराबर 100 यान। इसी तरह से इटाली का लीरा भी $1 बराबर कुछ 100-200 लीरा रहा है काफी टाइम से। और पौंड है ब्रिटिश पौंड, वो डॉलर से हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा है, यानी $1 बराबर 1 पौंड का $1 से ज्यादा ही रहा है, $1.5, $1.25, कभी कभी $1.7। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटेन की इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी से ज्यादा मजबूत है। तो क्या मैटर करता है? मैटर ये करता है कि आज मान लो $1 50 रुपए के बराबर है, तो 1 साल बाद क्या रेट है, 2 साल बाद क्या रेट है। वो रेट यदि 50 से बढ़ गया यानी हमारी इकोनॉमी थोड़ी कमजोर हुई है, और वो रेट यदि 50 से कम हो गया तो हमारी इकोनॉमी थोड़ी कमजोर हुई है। वो एक फैक्टर है, टोटल एक कंप्लीट फैक्टर नहीं है। दूसरा फैक्टर ये निकालना है हमें कि जो टोटल मनी सप्लाई है उसकी परचेसिंग कैपेसिटी क्या है, यानी टोटल मनी सप्लाई, रूपी सप्लाई, यानी भारत में फिलहाल प्रति भारतीय 60,000 रुपया है। मान लो 1 साल बाद प्रति भारतीय 70,000 रुपया हो जाता है। आज प्रति भारतीय 50,000 रुपया है, सॉरी 60,000 नहीं, प्रति भारतीय 50,000 रुपया है। 1 साल बाद मान लो प्रति भारतीय 70,000 रुपया आ जाता है। तो वो 70,000 रुपया को तुम डॉलर में कन्वर्ट करो तो ज्यादा हुआ या कम हुआ। यदि वो कम हुआ यानी हमारी इकोनॉमी कमजोर हुई यूएस की इकोनॉमी के मुकाबले, या तो डॉलर रुपया है वो कमजोर हुआ या तो रुपया मजबूत हुआ। तो 2 चीजें देखनी है, टोटल परचेसिंग पावर ऑफ टोटल रूपी सप्लाई, वो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रूपी रेशियो कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शॉर्ट रन में भले इंपॉर्टेंट है, आप मान लो व्यापार चला है या कारोबार चला रहे हैं तो आपके लिए रूपी डॉलर कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। पर यदि देश की इकोनॉमी का इवोल्यूशन करना है तो ये देखना है कि टोटल रूपी सप्लाई का परचेसिंग पावर कितना है और सामने टोटल डॉलर सप्लाई का परचेसिंग पावर कितना है। तो वो ओवरऑल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी उसकी मैं बात कर रहा हूं। एक तो इस पे कि भाई देश की सेना कितनी मजबूत है, दूसरा कि देश में उत्पादन कितना है अलग अलग चीजों का। जैसे कि जापान की येन की क्यों वैल्यू है? जापान की येन की वैल्यू है क्योंकि जापान ऐसी चीजें उत्पादन कर रहा है जो कि दुनिया के देश नहीं कर पाते, या तो करते हैं तो उनकी चीजें की क्वालिटी थोड़ी खराब होती है। जैसे कि जापान जो टेलीविजन बनाता है, चाइना उतने सस्ते चाइना टेलीविजन बनाता है, लेकिन चाइना के टेलीविजन सस्ते भी होते हैं, लेकिन क्वालिटी जो जापान के टेलीविजन में है और जो एडवांस की लेटेस्ट कैटेगरी का टेलीविजन जो जापान में आपको मिलेगा, मेड इन जापान मिलेगा, वो मेड इन चाइना नहीं मिलेगा। तो उस देश के पास ऐसी वस्तु है जो कि दूसरे देश के लोग उत्पादन नहीं कर पाते, या तो उत्पादन करते हैं तो ज्यादा महंगी पड़ती है इसलिए उससे उस देश से मंगाते हैं। तो उस देश की करेंसी की वैल्यू इस कारण से बढ़ जाएगी। क्या जापान के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जापान की सेना भी कोई इतनी मजबूत नहीं है, मतलब जापान के बाहर तो उसका अस्तित्व भी नहीं है।
लेकिन जो चीजें वो उत्पादन करता है वो इतनी हाईटेक है कि बाकी देश के लोग उत्पादन नहीं कर सकते। ये तो एक और फैक्टर हुआ। और उसके बाद उस देश ने कितना कर्जा लिया है। मान लो हमने डॉलर में कर्जा लिया है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। हम बोल दें कि भाई नहीं वापस देंगे कर्जा, बोल सकते हैं। मैंने जो प्रपोजल किया उसमें यही है कि हमें साफ साफ मना कर देना चाहिए कि इस कर्जे को हम नहीं देने वाले, क्योंकि ये कर्जा है वो घूसखोरी के द्वारा दिया गया है। यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF और इन जो लोगों ने कर्जा दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह, उन्होंने कैसे कर्जा दिया है कि उन्होंने हमारे नेता अधिकारियों को रिश्वत दी है। कुछ कुछ केस में तो सरपंच लेवल तक रिश्वत दी गई है कि सरपंच को रिश्वत दे के बोलेंगे कि आप ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट करा लो और इतनी लोन सैंक्शन हो जाएगी, इतना % आपको दे देंगे। तो रिश्वत दे दे के ये कर्जा डाला गया हमारे देश पे, इसलिए हमें ये कहने का नैतिक हक है कि हम ये कर्जा नहीं देंगे। लेकिन वो एक पॉलिटिकल डिसीजन हो गया, बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन हो गया। जब तक वो डिसीजन नहीं लेते तब तक वो कर्जा चुकाना है, कर्जे पे ब्याज चुकाना है। तो हमने कर्जा यदि डॉलर में लिया है, इसका मतलब हमें डॉलर में कर्जा चुकाना है, डॉलर में इंटरेस्ट चुकाना है, तो हमें डॉलर लाने पड़ेंगे कहीं से। यानी डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। क्यों? क्योंकि डॉलर लाने पड़ेंगे, यानी डिमांड बढ़ गई डॉलर की। हमारे देश में डॉलर की डिमांड क्यों आई? क्योंकि हमें IMF, वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट का कर्जा चुकाना है। कर्जा डॉलर में, इंटरेस्ट डॉलर में, इसलिए डॉलर की डिमांड हो गई, इसलिए डॉलर का रेट बढ़ गया। तो ये एक और चीज है जो कि करेंसी रेट डिसाइड करती है कि हमारे देश के ऊपर विदेशी कर्जा कितना है। जितना विदेशी कर्जा ज्यादा उतने हमारे करेंसी की वैल्यू कम। अब आप कहोगे कि अमेरिका के पास तो इतना सारा विदेशी कर्जा है तो उसकी करेंसी की वैल्यू कम क्यों नहीं हो रही? कम थोड़ी बहुत हो रही है, पर अमेरिका के पास सेना है। दूसरा, अमेरिका की सरकार ने विदेशी कर्जा नहीं लिया। अमेरिका की सरकार का सारा कर्जा डॉलर में है। यानी जिस दिन उसने बोला कि हम डॉलर छाप के कर्जा चुका देंगे, नुकसान किसको गया? लोन देने वाले को गया, लोन लेने वाले को नहीं गया। कैसे? कि मान लो चाइना ने आज $1 ट्रिलियन का कर्जा अमेरिका को दिया है। कल अमेरिका कहता है कि लो $1 ट्रिलियन छाप के हम तुमको दे देंगे, तो या तो 500 बिलियन छाप के दे देंगे। 500 बिलियन छापे, डॉलर की वैल्यू कम हो गई, तो चीन का जो दूसरा $500 बिलियन का कब्जा है उसकी भी इकोनॉमिक वैल्यू कम हो गई। तो इस तरह से अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होगा यदि वो डॉलर छाप के लोगों को दे देता। ऊपर से उसके लोगों को फायदा हुआ। कैसे? डॉलर छापेगा, वहां के लोगों की सैलरी बढ़ेगी, तो वहां के लोगों को कर्जा कम साल में चुका पाएंगे। 90% अमेरिकन आर इन डेट। होम लोन हो या क्रेडिट कार्ड लोन हो या ऑटो लोन हो, सब मिला के वो डेट में है। तो नोट छापेंगे, उनके इनकम बढ़ेंगे, लेकिन कर्जा तो जो है वही रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो फिक्स है और वो इंटरेस्ट चुका देंगे, कर्जा भी चुका देंगे, इससे उनको फायदा हो गया। तो ये पहला फैक्टर मैंने बताया, करेंसी रेट, जो डिटरमिन करता है कि देश की सेना कितनी मजबूत है, देश के पास प्राकृतिक संसाधन कितने हैं, देश कौन कौन सी चीजों का उत्पादन करता है, और देश के ऊपर कर्जा कितना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि देश कितना इंपोर्ट कर रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिफरेंट। जब मैंने बोला कि आप कितनी चीजों का उत्पादन कर रहे हो, उसमें यह भी डिपेंड करता है कि आप कितने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस कैसे मैटर करता है कि मान लो भारत है, वो बड़े पैमाने पे क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। क्रूड ऑयल क्यों हमें इतना सारा इंपोर्ट करना पड़ता है? क्योंकि 1991 में जो अमेरिका की कंपनियां थी, उन्होंने मनमोहन सिंह जैसे नेताओं को बोला कि भाई आपको बनना है फाइनेंस मिनिस्टर देश का। उसने बोला हाँ बनना है। कि भाई आपकी औकात है कि आप कॉर्पोरेशन का इलेक्शन भी जीत पाओ या MP का इलेक्शन जीत पाओ? तो क्या जवाब देंगे कि भाई मेरी तो औकात नहीं है कि मैं कॉर्पोरेशन का या सरपंच का इलेक्शन भी जीत सकूं। तो क्या चलो हम आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं, भले आपकी औकात ना हो कि आप MP का इलेक्शन बनाओ। इसी तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों ने नरसिम्हा राव को कहा भाई तेरे को PM बनना है, तो उसने बोला हाँ मेरे को PM बनना है। हर एक आदमी का सपना होता है PM बनना, CM बनना। और बोला कि भाई तेरे औकात है कि तू MP का इलेक्शन जीत सके? तो नरसिम्हा राव ने बोला भाई मेरी तो इतनी भी औकात नहीं बची कि मैं कॉर्पोरेशन का या सरपंच का इलेक्शन जीत सकूं। तो चल तेरे को PM बना देंगे, पर तू वही करेगा जो हम बोलेंगे। तो उसने बोला ठीक है भाई, आप मालिक मैं गुलाम, जो बोलोगे वो करेंगे। तो उन्होंने नीतियां पास की कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को तुड़वा दिया।
और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन को कैसे एनकरेज करा कि व्हीकल पे जो इंपोर्ट ड्यूटी थी और एक्साइज थी वो कम करा दी। तो इससे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जब टूट गया तो लोगों को स्कूटर गाड़ियाँ खरीदनी पड़ी। आखिर आदमी को घर से स्कूल जाना है या तो ऑफिस जाना है। फिर फुटपाथ तोड़वाने शुरू किए। सिटी डिजाइन इस तरह से बनवाया कि फुटपाथ पे आदमी चल ही ना सके। फुटपाथ पे चल नहीं सकेगा तो अपने आप उसको ये स्कूटर की डिमांड बढ़ जाएगी। और जो तो इस तरह से जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ऐसी बनी कि बड़ी संख्या में प्राइवेट व्हीकल आने लगे, तो इससे हमारे पेट्रोल का इंपोर्ट बढ़ गया। पेट्रोल का इंपोर्ट बढ़ गया तो रुपी की वैल्यू कम हो जाएगी, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि पेट्रोल अमेरिका के हाथ में है। भले वो नाम के लिए सऊदी अरेबिया, कुवैत या इराक के नाम पे या लीबिया के नाम पे हो, पर पेट्रोल वो अमेरिका के कब्जे में, यानी हमें डॉलर चाहिए पेट्रोल मंगाना है तो डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। तो इस तरह से इंपोर्ट पे डिपेंड करता है कि हम जितना ज्यादा इंपोर्ट करते हैं उतनी रुपी की वैल्यू नीचे जाएगी, जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं उतनी रुपी की वैल्यू ऊपर जाएगी, डॉलर की वैल्यू कम होगी। तो इंपोर्ट में सबसे बड़ी चीज क्या है? मेरे ख्याल से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो पेट्रोल का है, कि इतना सारा पेट्रोल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, क्रूड ऑयल या पेट्रोल, कि जिसकी वजह से देश के अंदर डॉलर की बहुत बड़ी डिमांड है। अब वो कैसे कम कर सकते हैं हम? तो उसके लिए हमें सीरीज ऑफ लॉस बनाने पड़ेंगे कि एक तो व्हीकल पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना, जितनी इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा होगी उतनी हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग में हम एक डाल सकते हैं कि जो व्हीकल की फ्यूल एफिशिएंसी कम है उस पर एक्साइज ज्यादा, और जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा है उस पर एक्साइज कम। तो अपने आप जो बड़ी गाड़ियां हैं उसका सर्कुलेशन, उसका डिमांड, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो उसका सप्लाई कम हो जाएगा, उसका फाइनल सेल कम हो जाएगा, तो उससे पेट्रोल का कंजम्पशन कम होगा। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना, फिर फुटपाथ का विकास करना कि देश में यदि शहरों में या छोटे शहरों में यदि फुटपाथ अच्छे हैं तो लोग व्हीकल में कम जाएंगे, पैदल ज़्यादा जाएंगे, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज़ बढ़ेगा कि आदमी को एक जगह से दूसरी जगह यदि बस में जाना है तो घर से बस स्टैंड तक चलना पड़ता है फुटपाथ पे, और फिर बस पे उतर गया तो वहाँ से उसको ऑफिस जाना पड़ता है फुटपाथ पे। तो फुटपाथ अच्छे होंगे तो वो उसकी स्कूटर इस्तेमाल करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को एनकरेज करके पेट्रोल का इंपोर्ट कम किया जा सकता है। पेट्रोल का इंपोर्ट कम हुआ तो रुपी रेशियो है वो 50 का मान लो 45 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी रुपी स्ट्रांग हो जाएगा। अब कुछ एक जो गलत डिसीजन दिए जाते हैं वो ये है कि भाई सरकार के पास एक कानून पास करवा दो कि $1 बराबर 1 रुपया। भाई $1 बराबर 1 रुपया होगा तो आज हम पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, $1 पेट्रोल, 1 बैरल हमने मान लो पेट्रोल इंपोर्ट किया, तो 1 बैरल पेट्रोल के बदले में हमने क्रूड ऑयल के बदले में $100 हमें देने पड़ते हैं, यानी 5,000 रुपया देना पड़ता है। यदि गवर्नमेंट रेट बोल देती है कि नहीं $1 बराबर 1 रुपया, यानी हमें क्रूड ऑयल का बैरल कितने में पड़ेगा? 100 रुपये में। तो जो आदमी आज 1 लीटर पेट्रोल कंज्यूम कर रहा है वो 10 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करना शुरू करेगा, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास डॉलर खत्म हो जाएंगे। इतना सारा पेट्रोल हम इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे कि गवर्नमेंट के पास पेट्रोल खत्म हो जाएगा, और डॉलर खत्म हो जाएगा। तो डॉलर खत्म हो जाएगा तो अपने आप दूसरे दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलना पड़ेगा कि नहीं भाई $1 बराबर 100 रुपया, क्योंकि जो भी करेंसी रेट गवर्नमेंट मेंटेन करना चाहती है वो तभी मेंटेन कर सकती है जब उसके पास डॉलर तिजोरी में पड़े हो। गवर्नमेंट का है कि $50 रुपया बराबर $1, उसका मतलब क्या कि जो भी आदमी हमें 50 रुपया देगा हम उसको $1 दे देंगे। कल भारत सरकार यदि कहती है कि नहीं 100 रुपया बराबर $1, यानी जिस आदमी को $1 चाहिए उसे 100 रुपया देना पड़ेगा, तो उसको इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, और साथ में एक्सपोर्ट उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्टर कहेगा कि भाई चलो मुझे $1 के बदले में 100 रुपया मिलता है तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया तो मैं ज्यादा एक्सपोर्ट करूंगा। वो अच्छी बात है, मैं ऐसा नहीं कहता। सवाल यही है कि मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि सरकार ने कल बोला कि भाई $1 बराबर 1 रुपया, तो इतने ज्यादा लोग डॉलर लेने पहुंच जाएंगे कि 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते में सरकार के पास जितने डॉलर है वो खत्म हो जाएंगे। तो अपने आप सरकार को फिर डॉलर का रेट है वो 100 रुपया करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, भारत सरकार है वो डॉलर का रेट तय ही नहीं कर सकती, वो मार्केट फोर्स तय करते हैं, और मार्केट फोर्स इन चीजों पे डिपेंड करेंगे
कि देश की सेना कितनी मजबूत है, देश के पास प्राकृतिक संसाधन कितने हैं। फिर अपने देश को या दूसरों के देश पे इकोनॉमिक्स उसको नहीं देखता। इकोनॉमिक्स ये नहीं देखता कि भाई पेट्रोल का कुआं वो सऊदी अरेबिया के बॉर्डर में आता है या कुवैत के बॉर्डर में आता है या अफ्रीका के बॉर्डर में आता है। मार्केट ये देखा कि भाई उस पेट्रोल के कुएं पे असली हुकूमत किसकी है, असली हुकूमत है अमेरिका की सेना की, तो उसका देश का रुपया, उस देश का जो करेंसी है वो मजबूत होगी। उसके बाद फैक्टर आता है कि आपका देश ऐसी वस्तु उत्पादन कर रहा है जो कि दूसरे देश न कर रहे हो, तो दूसरे देशों को महंगी पड़ती हो। तो जापान है, उसकी करेंसी का वैल्यू इतना है, उसका रीजन क्या है कि वो इतनी सारी चीजें उत्पादन कर रहा है जो कि दूसरे देश नहीं कर पाते। और उसके बाद तुम्हारा देश कितनी इंपोर्ट कर रहा है, जितना ज्यादा इंपोर्ट होगा उतनी करेंसी की वैल्यू कम होगी। ये चारों चीजें, और कर्ज कितना है विदेशी का, जितना विदेशी कर्ज ज्यादा है करेंसी की वैल्यू उतनी कम होगी। तो ये 5 फैक्टर के आधार पर डिपेंड करता है कि हमारी करेंसी वैल्यू कितनी है। तो अभी जो हमारी समस्याएं हैं वो क्या है कि हमारे पर विदेशी कर्ज है, हम बेहताशा पेट्रोल का इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारे यहाँ चीज़ों का उत्पादन नहीं हो रहा कि हम दूसरे देशों में ऊंचे दाम पे बेच सके। जैसे कि जापान के जो टीवी है वो लाख रुपए में जाता है, 2 लाख में जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरे देश का कोई देश नहीं है जो कि उसको 50,000 में उत्पादन कर सके उसी क्वालिटी का। तो वो चीज़ें हम हासिल कर ले तो हम रुपये का दाम बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मैंने कानून बताया कि इसके द्वारा हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को एनकरेज करें, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा, गाड़ियों में इंपोर्ट ड्यूटी डालें ताकि भारत के अंदर गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो। उससे ऑटोमेटिकली हम फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे सकते हैं। फिर इस तरह जो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ज्यूरी सिस्टम, वेल्थ टैक्स और ज्यूरी सिस्टम लाएंगे। राइट टू रिकॉल जज, राइट टू रिकॉल जज से क्या होगा कि आजकल 3-3, 5-5 साल तक जजमेंट नहीं आते। 3-3, 5-5 साल तक जजमेंट नहीं आते तो फैक्ट्रियों का विकास नहीं होता, उद्योगपति वो थक जाता है कोर्ट की कचहरी के धक्के खा के। तो राइट टू रिकॉल जज आएगा, ज्यूरी सिस्टम आएगा तो जजमेंट 15 दिन महीने में आने शुरू हो जाएंगे। तो अपने आप उद्योगपति में उत्साह बना रहेगा, तो ज़्यादा उद्योग आएंगे तो रुपये की वैल्यू इतनी बढ़ेगी। तो ये सारे और बहुत सारे कानून हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट पे जाना पड़ेगा कि एजुकेशन इंप्रूव करना हो तो कौन से कानून में जिससे एजुकेशन इंप्रूव हो। जिस देश का एजुकेशन जितना अच्छा उतनी करेंसी उसकी मजबूत। क्यों? क्योंकि जितना एजुकेशन अच्छा उतने उद्योग वहाँ पे ज़्यादा होंगे, उद्योग वहाँ पे ज़्यादा है तो उसको कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है तो करेंसी की वैल्यू इंप्रूव होगी। तो ये सारे राइट कट है, शॉर्टकट या लॉन्ग कट नहीं बोल रहा, राइट कट है। और इस समस्या का कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट ऐसा कि भाई आपने कानून बना दिया कि 5 रुपया बराबर $1, तो हफ्ते में सारे डॉलर खत्म हो जाएंगे, दूसरे दिन नौबत ये आ जाएगी कि $1 500 रुपये का रखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सारे कानूनों के द्वारा हम रुपये को मजबूत बना सकते हैं। धन्यवाद।